वंदे मातरम। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज इस खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में बात करेंगे एक ऐसे विषय की। आजकल जैसे जैसे कोरोना कम होता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारे शब्द नए नए आ रहे हैं और बड़ा तहलका भी वो मचा रहे हैं। पहले देखिए ऑनलाइन क्लासेज, वर्चुअल क्लास और आजकल एक नया मामला टूल किट। जी, 3 कृषि बिलों की वापसी को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन में किसी गांव कस्बे के किसान की आवाज सुनाई दे या नहीं, लेकिन ग्रेटा, रियाना और दिशा रवि चर्चाओं में है। हालात यहां तक है कि ग्रेटा के ट्वीट को टूल किट पर शेयर करने पर हंगामा है। मामला इतना सरल नहीं है। इस पूरे प्रकरण की छानबीन हो रही है। 22 साल की जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद ये मामला और तुल पकड़ गया है। सवाल ये है कि क्या वास्तव में बाहरी शक्तियां भारत में उथल पुथल मचाने की फिराक में है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या कोई बड़ी सियासत है। आखिर टूल किट का माजरा क्या है, और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया। देश के किसानों में ज्यादातर किसानों को यह पता भी नहीं होगा कि आखिर टूल किट क्या होता है। किसान ही नहीं, शायद सोशल मीडिया में रमने वाले कई युवाओं के लिए भी टूल किट अभी पहेली जैसा है। लेकिन इसी टूल किट से जुड़े प्रकरण ने भारत को अपनी सुरक्षा और निजता के मामले में चौकन्ना रहने के लिए सतर्क कर दिया है। टूल किट वास्तव में एक दस्तावेज की तरह है जिसमें यह जानकारी दी जाती है कि किसी समस्या का समाधान किस तरह से हो सकता है और उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। कहीं अगर किसी मुद्दे पर आंदोलन चल रहा हो तो उसके लिए भी दिशा दी जाती है। स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर जिस तरह ट्वीट किया और उसे टूल किट में शेयर किया, उसे लेकर हंगामा मचा है। यह विवाद केवल इतना भर नहीं कि बाहरी देश का कोई व्यक्ति यहाँ के आंतरिक मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, बल्कि यह मामला देश की गहरी आंतरिक सुरक्षा को जोड़कर देखा जा रहा है। अगर इसके तार आईएसआई और खालिस्तान समर्थकों से जोड़कर देखा जा रहा हो तो यह पूरा प्रकरण गहरी छानबीन की जरूरत बता रहा है। बेशक सियासत में इस पूरे प्रकरण में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कहकर हल्का करने की कोशिश दिखती हो, लेकिन मानना चाहिए इस देश के लिए सुरक्षा के पहलू पर इस मामले की परत दर परत गंभीर जांच और छानबीन की जरूरत है। ग्रेटा थनबर्ग ने सबसे पहले 3 फरवरी को किसान आंदोलन से जो टूल किट ट्विटर पर शेयर किया, एक बार डिलीट करने के बाद उसमें फिर नया टूल किट शेयर किया। अब इस टूल किट मामले में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिनसे हलचल मची हुई है। जांच एजेंसियां अपने स्तर पर सारे मामले की गहरी छानबीन में जुटी हैं। किसानों की अपनी स्थितियां जो भी हों, लेकिन हालात यहां तक पहुंचे हैं कि बेंगलुरु की 22 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि तक इसकी लपटें जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी इस आधार पर की है कि उसने टूल किट को एडिट करके सोशल मीडिया पर शेयर किया। जहां एक और आशंका जताई जा रही है कि विदेशों में खालिस्तान की मांग को फिर से जिंदा करने की कोशिश में विपरीत शक्तियां जुड़ी हैं, वहां भारत में आंतरिक रूप से उथल पुथल मचाने के लिए विदेशी सेलिब्रिटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात के तर्क भी जुटाए जा रहे हैं और इसे भारत सरकार के खिलाफ एक साजिश बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा में भी टूल किट की साजिश के संकेत दिए हैं। जरूरत इस बात की है कि इस पूरे प्रकरण की सख्ती से तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि मामला भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीमा कुशवाहा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारे साथ अमित दुबे जी हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं और बहुत मशहूर भी हैं। बहुत सारी चीजें आज इनसे हमें जानने को मिलेगी। हमारे साथ कुलदीप सिंह राणा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर आप भी देख रहे हैं लगातार बहुत सारी चीजें, आप तो पहले से देखते आए हैं। टूल किट क्या है? ये एक और शब्द आज नया मार्केट में है। ठीक है, आपके लिए तो पुराना शब्द है, लेकिन जिस तरह से इसने हंगामा बरपाया है, आखिर है क्या पूरा माजरा, हम आपसे समझना चाहेंगे जी।
देखिए, मैं इसको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि किसी भी चीज को जब ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है जी, उसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उनके एक टारगेट होते हैं, उसको अचीव करना है, तो वो कम लोगों के सपोर्ट में बड़ी चीज अचीव करने के लिए एक टूल किट बना देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे ट्विटर पर कोई चीज ट्रेंड कर रही है और आपको लगता है कि 1 लाख लोग ट्वीट कर रहे हैं, इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में बेचैनी है, पर ऐसा होता नहीं है। पीछे से 450-500 लोग होते हैं जो पूरा गेम खेल रहे होते हैं, और 450-500 लोग 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर बैठकर पूरे देश को नचा सकते हैं ट्विटर पर कुछ भी ट्रेंड करा के 2-4 वेरीफाइड अकाउंट के संग, यदि वो एक टूल किट को फॉलो करें कि इतने बजे ये ट्वीट होगा, इतने बजे फिर आप इसको रिट्वीट करेंगे, इतने बजे आप 20 बार रिट्वीट करेंगे, इतने बजे इस अकाउंट को रिट्वीट करेंगे। ये जो प्रोसेस होता है कि कैसे हम कम लोगों तो को एक तरीके से ये भी बहुत बड़ा गैंग है। ये बहुत बड़ा गैंग है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कमर्शियलाइज्ड जो उसको बेनिफिट उठा रहे होते हैं वो होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड शक्तियां होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब जैसे इस मामले में देखिए, किसानों के मामले में आपको क्या लगता है, किसानों के ट्विटर हैंडल होते हैं, किसान लोग ट्वीट करते हैं, पर यदि आप पिछले 3 महीने से देखें तो हर दिन कम से कम 7 से 8 हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं किसानों से रिलेटेड मुद्दे में। 26 तारीख को जो टॉप 30 हैशटैग होते हैं उसमें 23 ऐसे थे जो किसान वाले मुद्दे पर थे। ये ऐसे ही नहीं हो रहा था, इसके पीछे पूरा गैंग था, इसके पीछे पूरी शक्तियां थी और वो टूल किट फॉलो कर रही थी। उनको पता था कि किस समय क्या ट्रेंड कराना है, इतना दबाव बना देना है, क्योंकि ट्विटर पर जो होता है वो बाकी लोग देखते हैं, देश के अंदर भले ना देख रहा हो, विदेशों में लोग देखते हैं। तो इस चीज को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए ये ट्विटर ही या फेसबुक ही उनके लिए बहुत बड़ा टूल बन जाता है। तो दरअसल उन्होंने किसानों को अपना टूल यूज करके ये टूल किट का प्रोपेगेंडा फैलाया है और ये मेरे ख्याल से उसमें वो अचीव भी हुए हैं, उन्होंने अपने जो टारगेट्स थे वो अचीव किए हैं, क्योंकि ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा है। तो बहुत सारी चीजों में इस तरीके की चीजें निकल कर आती होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि किसी भी चीज को जब इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप करते हैं तो हर, जैसे इसमें आप और भी चीजें देखें, ना सिर्फ सोशल मीडिया, लार्जर ऑब्जेक्टिव्स भी सेट किए गए हैं कि आप योगा की बुराई कीजिए ट्वीट्स में, ऐसी चीजों के बारे में लिखिए जिससे भारत की छवि धूमिल हो। आप चाय के बारे में लिखिए कि ये बेकार है या गलत पेय पदार्थ है। ये मुद्दे किसानों से कैसे मिल गए, ये अपने आप में बता रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है कुछ और था और उसके लिए एक पूरी रणनीति बनाई गई कि हम कैसे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करें, ताकि न सिर्फ भारत को इकोनॉमिक नुकसान हो, पर उनको अपनी जो जिस क्षेत्र में वो लीडर माना जाता है, जैसे योगा के क्षेत्र में तो लीडर है, उधर भी न रह जा पाए, या चाय के क्षेत्र में, या जो भी ऐसी चीजें हैं जिस चीज में लेकर भारत का नाम लिया जाता है विदेशों में, उसमें भी ना लिया जाए और ये थोड़ा पिछड़े। ये तो किसानों का ऑब्जेक्टिव नहीं था मेरे ख्याल से, ये तो कोई और ही था इसके पीछे, जो अभी खुल के सामने आया है जब लोगों ने इन्वॉल्व होना शुरू किया। आज आपने देखा फेडरिक है, वो कौन है? पीटर फेडरिक वो बंदा है जो हमेशा से एक धर्म विशेष के अगेंस्ट लिखता रहा है, खुद को वो नास्तिक बोलता है, लेकिन महात्मा गांधी की बुराई करता है। पूरे विश्व में उसने आंदोलन चला रखा है कि महात्मा गांधी की मूर्तियां हटानी चाहिए क्योंकि वो रेसिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने ब्लैक लोगों के अगेंस्ट काम किया। इस तरह की जो भ्रामक चीजें लिखता है लगातार, और वो आज की डेट में किसानों के आंदोलन के सपोर्ट में टूल किट बना रहा है या उसमें उसका नाम आ रहा है। तो आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि इसके पीछे असल ताकत कौन है और कौन इसके पीछे काम कर रहा है। पूरा एजेंडा चल रहा है एक तरीके से। आप देखें तो आप तो ये बताने की कोशिश है, मतलब कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनल एजेंडा भी हो सकता है, जांच होनी चाहिए। मसला यही है सीधा सीधा। सीमा कुशवाहा जी, आप तो बहुत सारी चीजें जानते भी हैं, वकील हैं। एक छोटी सी बात हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज आप देखेंगे कि दिशा रवि को लेकर बातचीत हुई कि गिरफ्तारी पर ही बहुत सारे बवाल चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अगर हम ये कहेंगे कि क्या ऐसा है कि यहाँ 2 कानून नजर आ रहे हैं आपको? भाई अगर गिरफ्तारियां होती है तो यहां तो सभी की होती हैं, एक में मानक दूसरे मान लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोग सपोर्ट में आ जाते हैं कि नहीं ये तो सब गलत है, पहले से ही उसे गलत साबित करने लगते हैं, और एक में सब चुप हो जाते हैं कि नहीं ये तो वास्तव में है, इसको तो कर लो अरेस्ट। तो कानूनन दृष्टि से जब तक जांच नहीं होगी, जांच के बाद ही तो तथ्य सामने आएंगे सीमा जी। लेकिन यहां ऐसी स्थिति हो जाती है कि सेलिब्रिटी, अगर कोई बड़ा नाम, बड़ा फेस सामने आएगा तो उसके लिए अलग तरीके की बातें चलनी शुरू हो जाएगी, और अगर कोई आम आदमी है तो उसके लिए अलग कानून। मतलब कानून भी आजकल राजनीति में अलग अलग तरीके से परिभाषित होता है। आप कैसे इस मामले को देखती है? और अगर दिशा रवि गलत नहीं है, हम तो ये कहेंगे, और उसने कुछ गलत नहीं किया है तो होने दो जांच, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा? ऐसा कैसे आप देखते हैं और क्या कहेंगे आप जी? देखिए, जो आपने बात बोली है कि कोई अगर सेलिब्रिटी होता है तो उसके लिए अलग कानून है, आम नागरिक के लिए अलग कानून है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सिर्फ कानून एक है,
लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कौन किस तरीके से करवाएगा, समस्या ये है। तो अगर हम दिशा की बात करें या फिर अदर जो भी ग्रेटा थनबर्न की बात करें, किसान मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे जो सहयोगी हैं आपके पैनल में, उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें। नो डाउट आज के समय में ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। पूरा विश्व आज अगर सोचे ये कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में एक दूसरे की इकोनॉमी से वो कनेक्ट है, एक दूसरे की संस्कृति से कनेक्ट है। आज पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, या बहुत सारे हैं। तो यहां पर जब तक आपके पास एप्रोप्रिएट बहुत ही स्ट्रांग रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होगी, तो इस तरीके के इश्यूज होना नॉर्मल बात है। ट्विटर को कौन रेगुलेट कर रहा है? अगर हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति, जब अमेरिका में किसी पर्सन की, किसी ब्लैक पर्सन की हत्या कर दी जाती है, तो जितना अमेरिका में होता है उसका करीब 50% मान लीजिए हमारे भारत में विरोध होता है, राइट। तो अगर मेरी कंट्री में कुछ भी हो रहा है ऐसा जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो इस पर सभी को बोलने का अधिकार है। लेकिन कितना वो बोलेंगे, इसके लिए कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। तो जब टूल किट जैसी सिचुएशन आती है कि लोगों को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है कि किस तरीके का एजेंडा चलाया जाएगा, किसको टारगेट किया जाएगा, किसको नहीं टारगेट किया जाएगा, किसको अरेस्ट किया जाएगा, समस्या वहां से खड़ी होती है। वहां पर अगर रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है तो ये समस्याएं आएंगी। और मेरा अपना जो मानना है कि देखिए, दो चीजें हैं। किसान आंदोलन में किसानों ने इन लोगों से सहायता मांगी है या सहायता नहीं मांगी है, ये एक जांच का विषय बिल्कुल होना चाहिए कि आप किस लिमिट तक, हमारे भारत में जो भी अगर कहेंगे हमारा संविधान है उसमें प्रोविजन है कि किसको कितना बात रखने का अधिकार है। आपका मौलिक अधिकार है कि अपने मौलिक अधिकार के तहत आप एक आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्या हमारी यूएन जो है, हमारी संस्था है, क्या वो इन चीजों को आज रेगुलेट कर रही है? ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हम आज एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन कौन कितना मिसयूज करेगा, जो जितना स्ट्रांग होगा, जिसके पास जितनी स्ट्रेटजी होगी, डेफिनेटली वो एक दूसरे को डैमेज करने की भी कोशिश करेगा, एक दूसरे की सॉवरेंटी को भी वो चैलेंज करेगा। और वैसा ही अगर इस केस की हम बात करें कि अचानक ऐसे क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल लेवल पे पूरा एक टीम खड़ा हो गया भारत के अगेंस्ट में। किसानों का सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक से एक कंट्री के अगेंस्ट में इंटरफेयर करना, ये तो गलत है ना। तो इसमें तो जांच का विषय है, नो डाउट होनी चाहिए। और जैसा कि अभी भी ये जांच का विषय है, अगर दिशा ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने 2 लाइन शायद उसमें अमेंड की थी, तो अगर उन्होंने की थी, क्राइम कितना किया था कितना नहीं किया था वो जांच का विषय है, और जिस पर की जांच होना बहुत लाजमी बात है, जो कि होनी चाहिए। और हमारे भारत सरकार को ये अधिकार है कि वो जांच करे। और कोई ना कोई, मुझे लगता है कि जितना भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इसके लिए एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी भी होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। इतने लोग लॉजिकल नहीं है, वो जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसी तरीके का रिएक्ट करना शुरू करते, तो उससे तो हमारी कंट्री का लॉस होगा। या जो फार्मर्स हैं उनके अगेंस्ट में भी अगर बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जाएगा, तो आम पब्लिक जाकर के उनको असॉल्ट करने की कोशिश कर रही, जैसा कि हमने 26 जनवरी को देखा कि एक साइड में 2 तरीके के देश के अंदर नैरेटिव चले। एक तो किसानों के खिलाफ चल रहा था, और एक चल रहा था कि जिन लोगों ने वहां पर फ्लैग जो भी फैलाया है उसको किसानों से कनेक्ट कर दिया गया। दूसरा, फार्मर्स को लेकर के लोग फेवर में बात कर रहे हैं, वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों में जब तक लोग डिफरेंशिएट करना नहीं जानेंगे, तो इस तरीके की चीजें आती रहेंगी सामने। और बहुत सारी चीजें हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया की बात आपने सीमा जी की है, ये तो वैसे भी बहुत ही आजकल बड़ी तकलीफ लोगों को दे रही है। सोचा था लोगों ने कि इससे बहुत सारे बेनिफिट आएंगे, लेकिन आप देखें अफवाहों का बाजार इसी पर गर्म होता है। कुलदीप सिंह जी, आप तो खुद पत्रकार हैं और सारी चीजें देख रहे हैं। आप देखें कि सोशल मीडिया जिस चीज के लिए बनी थी, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज उसका जो यूज है
वो बिल्कुल भी उसके अनुसार नहीं हो रहा है। लगातार अगर आपको अफवाह फैलानी है, आपको पूरा एक, जिस तरीके से दुबे जी ने बताया कि पूरा गैंग आप चला सकते हो उसके ऊपर, तो किसी को भी बदनाम कर सकते हो, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आप कैसे लेते हैं सोशल मीडिया को, और क्या कहेंगे कि वास्तव में आज रेगुलेटरी जिसकी बात हो रही है कि कोई ना कोई मॉनिटरिंग एजेंसी होनी चाहिए जो वास्तव में इस तरीके की चीजों पर बैन लगाएं? कुलदीप जी। देखिए, ये जो सोशल मीडिया शब्द और जो सोशल मीडिया की बात आपने अभी कही है, पहले तो इसमें देखना होगा, मैं सीमा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किसका? क्या ये एक राष्ट्र का है, ये भारत का है, या ये अन्य जिन राष्ट्रों से ये के लोगों ने इसे बनाया है, इसे तैयार किया है, इसके पीछे सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर के क्या नीति है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? ये कोई रणनीति के तहत चीजें तैयार की गई हैं? क्योंकि विगत कुछ समय में जिस तरीके से सोशल मीडिया ने समाज को बहुत तेजी से प्रभावित किया है, आज बदलते दौर के साथ हम टीवी और अखबार से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन सेल फोन के माध्यम से हम सोशल मीडिया से के द्वारा पूरे देश दुनिया से कनेक्टेड हैं। इन सूचना क्रांति के दौर में क्रॉस बॉर्डर न्यूज, क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन एक बड़ा मायना रखती थी, और अन्य देशों की खबरों को लेकर के, अन्य देशों की सूचनाओं को लेकर के जिज्ञासा का भाव रहता था। लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट के इस दौर में जिस तरीके से सूचनाएं एक दूसरे के की जो अभिव्यक्ति है, एक दूसरे की जो स्वतंत्रता है, एक दूसरे की जो अखंडता है, उसको प्रभावित करने का जो काम कर रही हैं, वो निराशाजनक होने के साथ साथ एक राष्ट्र की संप्रभुता के लिए घातक सिद्ध होती जा रही हैं। आप सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, आप किस टेम्परमेंट में हैं, किसी विषय को लेकर के आपके मन में गुस्सा है, आपके मन में क्षोभ है, आपके मन में चिंता है या चिंतन है, ये सारे अलग अलग भाव हैं। अगर किसी के मन में गुस्सा है तो वो उसमें भड़काऊ बातें लिखेगा, वो उसमें उसके शब्दों में एग्रेशन होगा। किसी के मन में चिंतन है तो उसमें विचारणीय तथ्यों को डालेगा। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है, जहां जहां वो व्यक्ति जो मैसेज पहुंचता है, जहां जहां वो चीजें पहुंचती है, वो व्यक्ति उसको किस रूप में ग्रहण कर रहा है। अगर वो प्रथम दृष्टिया उसको देख रहा है और वो उन चीजों को देख करके अगर कोई आम राय कायम कर लेता है, अगर वो पूर्वाग्रह कायम कर लेता है, तो फिर जो उसका नजरिया होगा चीजों को देखने का, वो उसी के माध्यम से आगे बढ़ रहा होगा। अगर वो नकारात्मक दिशा में गया शुरुआत से, अगर वो उसने नकारात्मक चीजें देखी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसका नजरिया नकारात्मक दिशा में जाएगा। अगर उसने सकारात्मक चीजें देखी तो उसका नजरिया सकारात्मक दिशा में जाएगा। ये एक सिक्के के दो पहलू जैसा है। लेकिन सूचनाओं के संप्रेषण में सोशल मीडिया एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह हो गई है। कई मामलों में जो इस तरह की चीजें हैं, आज के दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके एक तो तरीके से मायने ही आतंक बदल का गए पर्याय हैं। बनती जा रही तो है। आप कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी लिख कहीं दीजिए। भी बैठ करके कुछ भी किसी को कुछ भी कह सकते हैं। जी कुलदीप ये जी। पूरा जो घटनाक्रम है, और इसमें देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में कहां ग्रेटा, कहां हिंदुस्तान का किसान, और किसान को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि ये टूल किट होता क्या है। और अगर मैं इस पूरे प्रकरण को देखूं, को देखते हुए कि अगर किसान के संदर्भ में बात की जाए तो किसान हल चलाता है, किसान ट्रैक्टर चलाता है। और आप तो आधुनिक किसान है, हिंदुस्तान का किसान आधुनिक किसान है, वो ट्रैक्टर चलाता है। तो किसान के लिए जो टूल किट है, वो उसके ट्रैक्टर की टायर बदलने से लेकर के उसके इंजन में कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसको सुधारने के लिए जो एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें वो तमाम सारे यंत्र रखे हुए हैं, वो तमाम सारी चीजें हैं जो वो टूल किट हो गए किसान की भाषा में। लेकिन जब यही चीज अगर हम इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं, जहां चीजें बौद्धिक रूप से परोसी जा रही हैं, तो वहां इन चीजों का इस्तेमाल एक दस्तावेज के रूप में किया जाता है। एक छोटा सा शब्द और उसके पीछे एक हैशटैग लगा दिया जाता है, और वो उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियों को अपने भीतर समेटे हुए है। और उस जानकारी को, इसमें जो सबसे ज्यादा निराशाजनक चीज ये है कि
इस बदलते दौर में इन चीजों को जो एडिट किया जाता है, यही वहां से ये चीजें बहुत खराब बड़ी होने बात लगती है। एडिट किया जाता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल ही तो खड़े होते हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात आप भी लगातार देख रहे होंगे शुक्ला जी, आप तो बहुत सारी चीजें शुरू से बोलते आए हैं और इस तरीके की जो डिबेट थी, पहले भी आप बैठे हैं। सोशल मीडिया, पहले तो प्रिंट मीडिया थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई और आजकल एक और जो सबसे खतरनाक जिसको कहा जा रहा है वो है सोशल मीडिया। अब वो भी आ गई। पुलिस के सामने पहले बहुत सारे चैलेंज थे। एक चैलेंज आया साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम चलते चलते अब आपको टूल किट की भी जांच करनी पड़ेगी। अब बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ऐसे में आप पुलिस की तैयारियों को कैसे देखते हैं और जिस तरीके की बातें हो जाती है, आप देखिए कि पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई तो बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए वहां पर भी कि ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये क्या है। तो ये जो साइबर नए तरीके का एक क्राइम अब मार्केट में आ रहा है, इसे लेकर कितने तैयार हमें और वास्तव में हमें आने वाला जो समय है अब इसी तरीके का देखने में आएगा। आज तो टूल किट आई है, आने वाले समय में बहुत सारी किटें और भी निकल कर आएंगी। तो कितनी तैयारियां आपको लगती हैं पुलिस की? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ भाई साहब, ये देश विरोधी और सरकार विरोधी ताकतें लगातार इस प्रयास में रहती हैं कि कैसे हम राष्ट्र को, राष्ट्र की सुरक्षा को, सरकार को डैमेज करें। और संविधान में जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात लिखी हुई है उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। अब जरूरत यह है कि जैसे आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा होगा कि फिल्म का सेंसर बोर्ड बना हुआ था, लेकिन वेब सीरीज का कोई सेंसर नहीं होता था। तो वेब सीरीज के नाम पर लोगों ने भारतीय संस्कृति का, जीवन मूल्यों का अपमान करना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग हैं जो देश विरोधी तत्व मानते ही नहीं। इनके लिए जरूरी है कि समय समय पर वक्त की मांग के अनुसार नए कानून बनाए जाएं और पुलिस को भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब तक ये कानून आईटी एक्ट में और संशोधन करके नहीं बनते, तब तक जो इंडियन पेनल कोड है उसमें कानून पहले से बने हुए हैं कि किसी भी राष्ट्र की अस्मिता, देशद्रोह के कानून 124 आईपीसी और इसी तरह किसी को भी अपमानित करना, किसी समुदाय को अपमानित करना 153A भारतीय दंड विधान, इन सब में पर्याप्त प्राविधान हैं। लेकिन मैं देखता हूं व्यस्तता के कारण कई बार पुलिस के अधिकारी उसको ध्यान नहीं देते और इस प्रकार के लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार को भी, प्रदेश की सरकारों को भी सतर्क रहना चाहिए। और अभी चूंकि धीरे धीरे ये सोशल मीडिया का जो मामला है ये बहुत पुराना नहीं है, ये पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है। इस पर उसी तरह निगरानी करने की जरूरत है जैसे पहले थाना स्तर पर लोगों की हिस्ट्री सीटरों की निगरानी होती थी। वो हिस्ट्री सीटर जो गांव-गांव में रहा करते थे, अब परिस्थितियां बदल गई हैं और आप जानते हैं कि अपने देश में जो पुलिसिंग होती थी वो राज्य का विषय हुआ करती थी। अब जरूरत यह है कि ये ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि जो पूरे देश को एक साथ प्रभावित करती हैं। तो जिस प्रकार एनएसजी का गठन हुआ था, जिस प्रकार सीबीआई का गठन हुआ था, उस तरह संसद में अब इन मामलों पर कि जो पूरे देश को प्रभावित करें ऐसी समस्याएं, उन पर विशेष कानून भी बनाने की जरूरत है और साथ ही इनको लागू करने के लिए एक स्ट्रांग विजिलेंस मशीनरी की जरूरत है कि जो सारे देश के, ये फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, और ये इस प्रकार के जो प्रोग्राम बनाते हैं कि उसके द्वारा देश को, सरकार को, समाज को डैमेज करें, इनको तुरंत रोक देने, इन पर मुकदमा चलाने, इन पर कार्यवाही करने के लिए कहीं ना कहीं अब थोड़ा एडवांस सूर्य कुमार शुक्ला जी होना पड़ेगा। आप यही कह रहे हैं कि और एडवांस होना भी चाहिए, वर्तमान में जरूरत बहुत है। जाइएगा नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज, हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। कहाँ क्या है खास, देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ नेटवर्क 10 पर। बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडी ऑन। भाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट ड्राइव? हाँ ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं टूल किट और सोशल मीडिया। जी हाँ, जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की चीजें आज आ रही हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को कुछ बता रही है, कह रही है कि देख लीजिए अभी भी समय है, चेतावनी एक मिल रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें आज सामने आई और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीमा जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया, साइबर क्राइम या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द सामने आते हैं, ऐसे में बहुत बार क्या अधिकतर ऐसा होता है कि जो अपराधी होता है, इस तरीके की जो चीजें करता है, वो छूट जाता है, कोई सबूत नहीं मिल पाता या कुछ का तो पता ही नहीं लग पाता और पुलिस भी बेबस वहां नजर आती है। बहुत बार ऐसा होता है। और उसके अलावा भी आप देखें तो सोशल मीडिया पर एक शब्द जो आपने भी अभी बोला, बड़ा विचित्र सा शब्द है, सब बोलते रहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। वो आजादी कौन सी है, किसे चाहिए, कहां चाहिए, कुछ पता नहीं है। एक उस पर भी कोई इस तरीके की बातें आज तक लागू नहीं होती कि भाई आप जो लिख रहे हैं, कह रहे हैं, किसी के खिलाफ भी जो चाहे वो लिख दे रहे हैं, कह दे रहे हैं, तो जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो जो कानून का एक झोल है, कहीं ना कहीं वो जो उस तरीके की बातों पर उसे वो उस तरीके की सजा होनी चाहिए, ये उसकी कमी है। शायद वो आजादी उनको वहां मिल जाती है। तो उसे लेकर आप कैसे आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगी कि क्या वास्तव में कानून को अब सख्त हो जाना चाहिए, कुछ ऐसे कानून आने चाहिए? वरना होता क्या है, कोई भी फेसबुक पे किसी के खिलाफ कुछ भी लिख देता है और वो उसकी आजादी है। जी देखिए सर, बिल्कुल सही आपने कहा। जब भी किसी भी समाज की हम बात करें, चाहे वो अपने देश की बात करें या हम पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात करें, दो तरीके से ही इन सारी चीजों में बदलाव किया जा सकता है। एक सामाजिक स्तर पर, एक कानून के स्तर पर। कानून अगर हमारा सशक्त होगा और सशक्त होने के साथ
अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो डेफिनेटली चेंज आएगा और इस तरीके की चीजों पर हम बैन लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, इन सारी क्राइम्स को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे सोसाइटी में आज के समय में जब लोगों के हाथ में ये एक मजबूत वेपन है अभिव्यक्ति की आजादी का, जिस इंसान ने जन्म लिया है, जिसने बोलना सीखा है, वो बोलेगा। वो कितना बोलेगा, कितना नहीं बोलेगा, अब ये डिसाइड सरकार को करना है। सरकार को नहीं, सरकार को कानून बना करके उन कानूनों के माध्यम से करवाना है। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जब हमारे सरकार में बैठे ही लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, जब लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे देश के चीफ मिनिस्टर या हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे एमएलए, हमारे सांसद इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जब चीजों को जस्टिफाई कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे कि आपने पहले भी सर क्वेश्चन किया था कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना यहाँ सोसाइटी के लेवल पे, कि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पर्सन को देख करके किया जाएगा कि कौन कितना स्ट्रांग है। अगर कोई स्ट्रांग है, उसने कुछ ऐसा बोला जो भड़काने जैसा है, उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे। कोई एक आम नागरिक है, उसको आप इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे। तो हमारा जो सिस्टम है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर ये सबके लिए एक जैसा होगा तो शायद मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे से चीजों को रेगुलेट कर पाएंगे। लूप होल्स कुछ हमारे लॉज में हैं और कुछ हमारे सिस्टम ने खुद बनाए हुए हैं, उसी का एडवांटेज ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी सर, जैसे जैसे समय परिस्थितियां बदलती हैं, सभ्यता के विकास में आज हम यहां तक पहुंचे। आज से 15 साल पहले, हमारे 10 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, करीब यही हम 15 साल मान के चलें, तब हमें ऐसे कानूनों की जरूरत नहीं थी। अब जब ये सारी चीजें हमारे पास है, टेक्नोलॉजी है, तो हमें नए तरीके की लॉ की आवश्यकता है। हमें नई तरीके से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, अपने लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें होंगी। और सर, इंटरनेशनल लेवल पे जब तक कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होगी, कोई भी कंट्री इन सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। ट्विटर पर क्या ट्रेंड होगा, जैसे कि अभी हमारे कलीग्स ने बताया था, बिल्कुल ये स्ट्रेटेजिकल तरीके से किया जाएगा। नैरेटिव कैसे बनेगा, किस पार्टी के फेवर में बनेगा, किस पर्सन के फेवर में बनेगा, किससे उसका बेनिफिट होगा, किस पूंजीपति का बेनिफिट होगा, किस इवन की अभी मैं कुछ टाइम पहले देख रही थी, एक एग्जांपल आपको दूंगी कि 7-8 जो भी हनीज है, शहद है, उनको लेकर के एक कंपनी ने, एक इंटरनेशनल कंपनी ने अपना स्टैंडर्ड बना करके मीडिया में चलाया कि कौन कौन से शहद जो है वो प्योर है और कौन से नहीं है, और हम उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। ये हमने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया में चला, ये सोशल मीडिया ने उसको फॉलो किया, लेकिन एक्चुअल में किसी को नहीं पता है कि वाकई में कौन शहद जो है वो प्योर क्वालिटी का है, कौन नहीं है। वो वहां से एक नैरेटिव बना, उससे उस कंपनी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिसको आपने सही ठहराया और जिसको आपने गलत बताया उसका मार्केट डाउन होगा। इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, चाहे वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। तो सर ये जब डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई नई सिचुएशन आ रहे, नई नई चीजें जब आ रही हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं, तो हमारे पास चैलेंजेज आएंगे। उनको हमें कैसे फेस करना है, ये हमें देखना है। प्रोग्रेसिव लॉ बनाने हैं, और अगर आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो उसको लेकर के नो डाउट कि साइबर क्राइम भारत में, मुझे लगता है जैसे कि आपने अभी बताया भी था सर, मैं महिलाओं के बहुत सारे केस हैंडल करती हूँ। एक हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारे कलीग्स जो ऑफिस में हैं वो एक केस को हैंडल कर रहे थे, वो उनका इंडिविजुअल केस था। उन्होंने कहा कि मैम इस बच्ची के साथ क्राइम हुआ है, और कोर्ट ने उसको, लड़के को जिसने क्राइम किया, उसको बेल दे दी। उसने, उसके बहुत सारे पिक्चर्स थे वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। कोर्ट ने उसको बेल इस ग्राउंड पे दे दी कि वो फर्दर आगे नहीं करेगा वायरल, लेकिन उसके बावजूद भी उसने किए। कोर्ट ने उसको लिबरल तरीके से देखते हुए बेल दे दी, क्योंकि अभी भी इंडिया में साइबर लॉ को लेकर के उतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस नहीं है, और वैसी अथॉरिटीज नहीं है, या हमारी जो पुलिस सिस्टम है वो अभी भी उतनी ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं जा रही इन चीजों की, वो इतना टेक्नोलॉजी को रेगुलेट नहीं कर रही है, या फिर अपने आप को उतना अपडेट नहीं कर पा रही है। सर, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उस लड़के ने अगेन वो पिक्चर्स वायरल किए।
अब सोचिए कि हम इस तरीके की जब चीजें आ रही हैं तो हम क्यों नहीं फेस कर पा रहे हैं। आज की डेट में जब कोई एक व्यक्ति हमारा एक पिक्चर किसी पड़ोसी को दिखाने जा रहा है, उसके पास कोई सोशल मीडिया का नेटवर्क नहीं है, तो एक पड़ोसी देख रहा है। सर, आज पूरा विश्व देख सकता है एक बार में। तो हम क्यों नहीं अपनी पुलिस को, क्यों नहीं वो सारी टेक्नोलॉजी जो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी उससे बचने के लिए ला रहे हैं? क्यों हम ऐसे स्ट्रॉन्ग कानून नहीं बना रहे हैं? तो उसका सर मुझे लगता है कि बहुत आवश्यकता है। और दूसरी सर बात कहूंगी कि ठीक है, टूल किट जो है वो हम भी बना सकते हैं। हमारी भी एक स्ट्रेटजी, हमारे अभी कलीग्स एक बोल रहे थे कि जो भी फार्मर्स हैं उनको नहीं पता होगा टूल किट के बारे में, लेकिन मैं सर ये कहूंगी कि मैं भी एक फार्मर परिवार की बेटी हूं। मेरे पिताजी किसान थे, मेरे आज भाई भी किसानी करते हैं, लेकिन आज अगर मैं एडवोकेट हूं तो डेफिनेटली मैं स्ट्रेटेजिकल तरीके से चाहूंगी कि किसानों का आंदोलन इंटरनेशनल लेवल पे जाए। इनके मानवाधिकार के मुद्दे हैं, वहां से भी आवाज उठे, क्योंकि हम भी आवाज उठाते हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप के लिए इलेक्शन के लिए वोट मांग सकते हैं और उसके बाद जब बिडेन को वो बधाई दे सकते हैं, तो ये ह्यूमन राइट है हमारा बोलने का अधिकार है। या तो वो चीजें हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, हमारे सभी लोगों पर लागू हों, अदरवाइज तो ये डिस्क्रिमिनेशन हम खुद कर रहे हैं ना अपने पीपल के साथ में। तो ये चीजें फिर नहीं होनी चाहिए। आज अगर म्यांमार में सत्ता पलट होती है तो भारत अपनी ओपिनियन दे रही है, तो सर अगर भारत में कुछ हो रहा है तो दूसरी कंट्री को भी ओपिनियन देने का अधिकार है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है, हमारे भारत के जो बहुत सारे नागरिक हैं विदेश में रह रहे हैं, वहां पर वो उन विदेशों में बैठ करके वहां की पॉलिसी को वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अल्फांसो आम एक जो भारत से निर्यात होकर के ब्रिटेन में जा रहा था सर, वहां पर ब्रिटेन ने जब बैन लगाया कि इसमें कुछ सुरक्षा का इशू, सुरक्षा नहीं, सैनिटाइजेशन का कोई इशू था उसमें, हमारे इंडियन डायस्पोरा ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कंपेल कर दिया कि नहीं, ये हमारा राइट है और आप इस पर बैन खत्म कीजिए। तो किया उन्होंने। तो सर पूरे विश्व आज के डेट में एक कंट्री बन गई है। ये ग्लोबलाइजेशन यही कहता है कि सर हमारी संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, हमारे फूड का आदान प्रदान हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पे कितने ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है किसी कंट्री पर, तो उसके लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी ये होनी चाहिए। बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं सीमा जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब तक कोई नए कानून नहीं आएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ये लगातार इसी तरीके से चीजें बढ़ती रहेंगी। और बहुत सारी चीजें हैं अमित जी लगातार साइबर क्राइम के अंदर आप भी देखें कि जो खुलासे होते हैं वो बहुत माइनर हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज उसमें चाहिए और उतने एक्सपर्ट शायद हमारे पास नहीं हो पाते, और उसके बाद भी बाद में पता लगता है कि यार ये तो विदेश से था, फिर आप वहीं पे उसको चैप्टर को क्लोज मान लेते हैं। तो ऐसी जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि आप तो हर चीज में जाते भी हैं, बहुत सारी चीजें करते भी हैं, ऐसे में आज क्या आवश्यकता महसूस हो रही है आपको भी, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप बहुत सारी चीजें देखते आ रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि वर्तमान में जो हमारी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है या कोई और भी पूरा मैं तो कहूंगा पूरे सिस्टम पे अगर आप देखें तो जो एक्सपर्ट इसके होने चाहिए वैसे एक्सपर्ट नहीं है, उसके अलावा जो कानून होने चाहिए वो कानून भी नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए? ये जो सोशल मीडिया शब्द बहुत बड़ा है, खासकर जब इसके साथ मीडिया जुड़ गया। जी, सोशल तो पहले ही थे, तो अब मीडिया भी हो गए। जी, अब एंटी सोशल हो गया, एक्चुअली वो सोशल रहा नहीं है जी। और ये साइबर क्राइम के रूप बड़े अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, यदि आप गौर से सोशल मीडिया देखें तो उसमें फेक न्यूज ज्यादा है और जो रियल न्यूज है वो कम है। तो उसको भी एक टूल बना लिया गया लोगों ने अपने तरीके से यूज करने के लिए, क्योंकि चलो वहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ भी लिखो, कुछ भी इस वजह से जो स्पेशल क्राइम बढ़े हैं, जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि किसी भी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट करप्शन का आरोप लगा दो, 2 ट्वीट कर दो, शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा, उसके बाद खरीद लेना, कमा लेना। ये हरकतें हुई हैं, इंडिया में हुई हैं, लोग पकड़े भी गए हैं। ब्लैकमेलिंग भी होती है सोशल मीडिया के थ्रू, किसी के अगेंस्ट कुछ लिख दीजिए। सोशल मीडिया में कहीं ऐसे भी केस आए हैं कि सजा हुई है कुछ? हाँ, आपको सजा होती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन रेट बहुत कम है। प्रोसिक्यूशन रेट इसलिए कम है क्योंकि आमतौर पर इस तरह की जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो इतना टफ है कि इस तरह के एविडेंसेस उस तरीके से प्रिजर्व करना कि वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाए प्राइमरी एविडेंस, ऐसे चांसेस बड़े कम होते हैं। बहुत टफ है। हाँ, क्योंकि कई बार जैसे कि अभी आप देखो कि
एक किस्सा हुआ था, कुछ पत्रकारों के अगेंस्ट एफआईआर हुई क्योंकि उन्होंने कुछ झूठ बोल दिया चैनल पर, और उसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिए जिसकी वजह से माहौल भड़का भी, फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिए। अब जब वो ट्वीट डिलीट कर दिए तो हमें वो ट्वीट पाने के लिए एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और या बैकअप से उठाएंगे जो दूसरी कंपनीज बैकअप कर रही होती हैं, वो एडमिसिबल नहीं होते। तो इस वजह से फिर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भी अपने आप में थोड़ा सा टाइट हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं होगा, कहां रुकेंगे, हाँ, पर उसको एज ए सेकेंडरी यूज किया जाएगा कि हाँ ये था, उसके स्क्रीनशॉट हैं, लोगों ने उसके बारे में ओपिनियन दे रखी है, तो ऐसा नहीं कि नहीं बोला, बट देन उसको प्रॉपर एविडेंस की तरह प्रिजर्व करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अभी जो जैसा कि आप बात कर रहे हो कि क्राइम बढ़ा है और क्राइम को रोकने के लिए 3 तरीके से काम करना पड़ेगा। एक कि भाई जो भी आईटी एक्ट है हमारा, उसमें और प्रोविजंस लाने पड़ेंगे और प्रावधान लाने पड़ेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे हैं, रिकमेंडेशंस दी गई हैं। पर्सनल डेटा प्राइवेसी बिल भी डिस्कशन हुआ है, वो भी आने वाला है भी, उसके बाद काफी चीजें टाइट होंगी। दूसरा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस का जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस किया जाए, जो वाकई लिमिटेड है, क्योंकि जिस तरह से केस बढ़े हैं उस तरीके से उनकी कैपेबिलिटीज नहीं एकदम से बढ़ाई जा सकती, और वो भी अभी सीख रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि एक एक थाने में 3-3 हजार केसेस होते हैं और जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं वो 5 या 4 होते हैं। अब उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते आप कि जो बंदा जा रहा है जिसका 2 लाख का नुकसान हो गया वो तुरंत अगले दिन वापस करा देगा, वो नहीं हो सकता। तो इस वजह से एक सेंटिमेंट्स उनके अगेंस्ट बन जाता है। एक्सपर्ट्स जैसे कि आप बात कर रहे थे, एक्सपर्टीज ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए बट अवेयरनेस भी चाहिए कि आगे क्राइम ना हो, क्योंकि आप क्रिमिनल पकड़ भी लोगे उससे क्राइम कम होने वाला नहीं है। क्राइम इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोग इग्नोरेंट हैं, क्योंकि लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो वो ऑनलाइन देख रहे हैं वो सच है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो चीज उन्हें ऑफर हो रही है वो बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है, जबकि पीछे कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है। उस चीज का विभेद कर पाने का जो मानसिक ज्ञान है उनको अभी नहीं है। मेरे ख्याल से उसके लिए एक बहुत प्रॉपरली अवेयरनेस सेशन चलाने पड़ेंगे, जिसलिए मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मीडिया से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो बोलेंगे शायद उसमें सत्यता होगी। जो सोशल मीडिया पे है, जैसा कि मैंने कहा, वो तो उसको तो वेरीफाई करने बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक माहौल बिगड़ चुका होता है। तो मेरे ख्याल से आप यदि जिस तरह का ये प्रोग्राम है बढ़ाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई किस तरीके से चेक कर सकते हैं आप किसी भी न्यूज की वेरिफिकेशन के लिए, और किस तरह से किसी फ्रॉड के अगेंस्ट आप कॉन्शियस हो सकते हैं, चाहे वो कोई लालच देखी किया जा रहा हो, चाहे वो डरा के किया जा रहा हो, चाहे वो आपका, जैसे एक अमित जी बहुत बड़ी एक बात कही, मेरे अगर व्हाट्सएप पे किसी ने कोई खबर भेजी तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि वो सही है या गलत है? देखिए, पहली चीज तो आप उसको तुरंत गूगल पे देखें कि ये खबर वाकई कहां है, क्या किसी प्रोमिनेंट न्यूज सोर्स ने उसको डाला है, नहीं डाला है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि व्हाट्सएप पर तो वो घूम रही है पर किसी न्यूज चैनल ने अभी तक उसको कैप्चर ही नहीं किया। तो पहली चीज तो। दूसरा, उसका जो एज इट इज कंटेंट है आप इमेज बेस्ड सर्च भी कर सकते हैं कि वो इमेज कहां से ली गई है। आप गूगल पे प्रॉपर इमेज सर्च करके देख सकते हैं कि इमेज एक्चुअली आई कहां से, और वैसी सिमिलर या वो इमेज का कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि बहुत पुरानी इमेज हो, उसका डेट एंड टाइम कुछ और ऊपर वो आज के संदर्भ में यूज की जा रही है, क्योंकि इमोशंस वैसे हैं। जैसे कि एक वीडियो अभी वायरल हुआ जिसमें किसी एक सिख कम्युनिटी के किसी को मारा जा रहा था, और वो वीडियो पुराना था पर उसको इस तरह से वायरल कर दिया कि अभी हो रहा है ऐसा। तो छोटी सी चीज होती है, डेट एंड टाइम चेंज हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है और उससे मामला इधर का उधर पहुंच जाता है। तो ये चीज मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से आप गूगल सर्च पर तो कर ही सकते हो, पर अदरवाइज भी कुछ ऐसे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट हैं जो आमतौर पर इस तरह की फेक न्यूज को वेरीफाई करके बताते रहते हैं, तो वहां पर भी चेक किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बड़ा टफ जॉब है। और आजकल जो क्राइम बढ़ रहा है, जो चीजें आ रही हैं, साइबर ने तो पूरा एकदम सबको हिलाकर रखा हुआ है। सूर्य कुमार जी, बहुत सारी चीजें अमित दुबे जी ने भी बताई, बहुत सारी चीजें सीमा कुशवाहा जी भी बोल के गई, क्या कहेंगे आप? क्योंकि सब चीजें लास्ट में आकर रुक जाती है पुलिस के ऊपर और कानून के ऊपर। ये दो चीज ऐसी हैं कि वास्तव में अब आपको नहीं लगता कि जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, जब हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट गांव-गांव गली-गली में होगा, तो ऐसे में क्राइम के रूप भी अब अलग-अलग आएंगे। तो अब जो तैयारियां हैं, जो कानून है, अब संशोधन मांग रहे हैं, और जिस तरह से बातें होनी चाहिए, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को मांग करनी चाहिए, वो मांग उस तरीके की नहीं होती। आज भी आप देखिए सोशल मीडिया पर कानून बनाने की बात कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर कुछ हो गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस के ऊपर सबसे पहले उंगली उठा देगा, इन्हें कुछ आता ही नहीं है जी, इन्होंने कुछ करा ही नहीं है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तो और उसी से कहो कि भाई आपने आवाज उठाई कि सोशल मीडिया पर कानून बना दे, कि हमें जरूरत क्या है। जी सूर्य कुमार शुक्ला जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही प्रासंगिक और बड़ी गंभीर चुनौती जो समाज के सामने आज है उस पर ये चर्चा रखी है।
और बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने बड़ा प्रासंगिक विषय रखा है। अब इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं कि पूरा देश की जो क्राइम रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, सरकारी वकीलों की व्यवस्था, जेलों की व्यवस्था की गई थी, वो एक विशेष परिस्थिति में जब भारत आजाद हुआ या उससे भी पहले जो अंग्रेजों के समय से चल रही थी 1860 के पुलिस एक्ट से और इंडियन पेनल कोड से वो चल रही थी। अब ये बड़ी उस समय सीमित साधन थे, लोग पैदल या साइकिल से आते थे जिस समय ये कानून बने थे। तो हिस्ट्री सीटरों की निगरानी रखने का ऐसा सिस्टम रखा गया था कि उसके गांव चले जाओ, उसकी निगरानी कराओ, ये पुलिस के लिए इंतजाम किया गया था। अब ये वाली चीजें बिल्कुल नई हैं। इन्होंने बड़े आश्चर्यजनक रूप से पूरे क्राइम सीन को परिवर्तित कर दिया है कि अब सोशल मीडिया यानी कि मोबाइल फोन के माध्यम से ठगी भी होती है, चोरी भी होती है और लोगों को डरा धमका के वसूली भी की जाती है। किसी को इसके लिए बदनाम और बेइज्जत भी किया जा रहा है। यानी कि जितनी तरह के क्राइम संभव थे वो सब अब मोबाइल फोन और इंटरनेट इसके माध्यम से हो रहे हैं। अब इसमें जरूरत यह है, और बल्कि एक और बात हो गई, खाली राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। अब आपने देखा कि बहुत से लोग फ्रॉड करके जो विदेश चले गए, तो ये सोचा ही नहीं गया था पहले तो ये कि देश में कानून लागू होंगे पूरे इंडिया में। अब उसके बाहर चले जाएंगे तो वो कानून के पकड़ के बाहर चले गए। अभी तक कहने को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, लेकिन ये इस तरह के समझौते देशों के बीच अभी हुए ही नहीं कि जो दो देशों के बीच का क्राइम होगा उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही ट्राई किया जाएगा। अब जैसे आपने देखा कि कई जो इंडिया से इकोनॉमिक ऑफेंसेस करके लोग चले गए ब्रिटेन में और वहां से वो अपना प्रत्यर्पण रोके हुए हैं। अब जरूरत यह है कि ऐसी कोर्ट बने, ऐसी अदालतें बने, जैसे अब पटना में कोई क्राइम लिखा गया सोशल मीडिया का और बंबई में वो मुलजिम बैठा है। अब पटना के पुलिस के लिए ये संभव नहीं हो पाता, एक थाने की पुलिस के लिए जो परमानेंट डेरा डाल दे बंबई में। अगर वो डेरा डाल दे तो उसके एरिया में जो क्राइम होगा उसको कौन देखेगा? इतनी ज्यादा पुलिस के कर्मचारी होते नहीं है। तो क्राइम के प्रिवेंशन के लिए, उसके इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए कि कहां ये क्राइम होने वाला है, कौन कौन लोग देश विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों में लगे हैं, कौन कौन से वसूली में लगे हैं, ठगी में लगे हैं, तो इनको चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम तुरंत इंटेलिजेंस एजेंसी एक गठित करने की जरूरत है जो साइबर क्राइम पर पूरा निगरानी रखे। दूसरा, ये पुलिस के कर्मचारी अभी भी कोई 40 साल पहले भर्ती हुआ है, कोई 25 साल पहले भर्ती हुआ है, कोई 20 साल पहले भर्ती हुआ है। ये लोग उतना ज्यादा जानते नहीं हैं और उनको इसके लिए कोई इंसेंटिव भी ऐसा नहीं है कि वो सीखें। वो अपनी महीने की तनख्वाह पाते हैं और अपना डंडा उठाए और एरिया में गश्त करने चले गए और वो इस तरह का क्राइम उनको समझ में ही नहीं आता। यानी कि जानकार लोग बहुत कम हैं। अब जरूरत क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही आपको एजेंसी बनानी पड़ेगी कि उसके लिए आपकी ब्रांच चेन्नई में भी हो, कलकत्ता में भी हो, मुंबई में भी हो, हर राज्य में हो, ताकि वहां जो क्राइम करे उसको वहां से अरेस्ट किया जा सके। इसी तरह कोर्ट का एक ऐसा सिस्टम अभी तक होता था कि एक एक तहसील या ब्लॉक के स्तर पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते थे वो कोर्ट का ट्रायल करते थे। अब ये इस तरह के क्राइम है कि उसका रेमिफिकेशन पूरे देश के कोने कोने में हो जाता है। तो आपको अलग स्पेशल कोर्टें भी इस काम के लिए बनानी पड़ेंगी और यही बुद्धिमानी है कि जितनी जल्दी इस तरह का काम कर लिया जाए उतना हम इस तरह के क्राइम को रोक सकेंगे। और नहीं तो इसी तरह की अफरा तफरी मची रहेगी कि न कायदे से हम प्रिवेंशन यानी रोकथाम कर पाएंगे, न इनकी तफ्तीश कर पाएंगे जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और जो वो भावना की जरूरत यह है कि नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की भावना के विपरीत जितने लोग, जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अफवाहबाजी फैला रहे हैं, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करके जब तक जेल में नहीं रखा जाएगा तब तक ये इसी तरह की
घटनाएं और बातें होती रहेंगी। नहीं, बिल्कुल तो, बहुत बड़ी बात सूर्य कुमार जी बोल रहे हैं कि जब तक उनको जेल में ना रखा जाए तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में सोशल मीडिया पर भी ऐसा हो सकता है। कुलदीप जी, क्योंकि समय कम है, 2 मिनट में मैं आपसे एक सवाल आपको पूछ रहा हूं कि लगातार आप देखें कि यहां भी एक अलग तरीके का ट्रेंड है। अगर लता मंगेशकर या सचिन कुछ कहें तो बहुत सारे लोग निकलकर आ जाते हैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर कमेंट्स करने के लिए, और वहीं के वो लोग होते हैं। और अगर बाहर के लोग कमेंट्स करते हैं भारत के लिए तो वही लोग कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा हुआ, और उसमें खासकर विपक्ष की भूमिका और अहम हो जाती है। उसे कैसे आप देखते हैं, क्योंकि हैं तो दोनों चीजें यही। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अगर कुलदीप बोलेंगे तो वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, उन्हें तो हम वापस उनके खिलाफ पूरा एक माहौल बना देंगे, और अगर दुबे जी बोलेंगे तो वो सही बोलेंगे, उनकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप जी, और अगर दुबे जी बोलेंगे तो वो सही बोलेंगे, उनकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरी अभिव्यक्ति मेरी निजी है, और वो तभी तक निजी है जब तक वो किसी दूसरे को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर रही है या उस पर नकारात्मक रूप से दुष्प्रभाव नहीं डाल रही है। अभिव्यक्ति की आजादी जब सामाजिक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हों, तो उस दिशा में चीजों को लेकर के जो विचारधाराएं हैं वो राजनीतिक भी हो सकती हैं, वो सामाजिक भी हो सकती हैं। वो विचारधाराएं अगर उससे सहमत हैं तो वो एक पक्ष उसके साथ खड़ा हो जाएगा, और आप उससे असहमत हैं तो दूसरा पक्ष उसके विपरीत खड़ा हो जाएगा। अभी देश में किसानों को लेकर के जो मसला उठा हुआ है, अभी हमारी डिबेट में ये बात निकल करके आई कि भाई विदेशों से अगर हमारे देश को समर्थन मिलता है किसानों को तो ये अच्छी बात है। देखिए, ये हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा अपना एक गणतंत्र है, हमारी एक न्याय व्यवस्था है, हमारी अपनी एक संसद है, और ये मुद्दा, ये सारी चीजें हैं हमारे देश की हैं। तो इसमें किसी बाहरी देश का हमारे मुद्दे को सुलझाने के लिए आना, ये तो कहीं से नहीं, ना तर्क संगत है ना न्याय संगत है। दूसरा, इस पूरे मुद्दे को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की गई, और उसमें जो हमारे भारत के भाई, जो आपने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया या लता मंगेशकर का नाम लिया, जो एक हस्ती हैं जिनका एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिनको लोगों ने देखा है, सुना है, जो कई लोगों के आदर्श हैं, अगर वो इस क्षेत्र में बात कह रहे हैं, और जो विरोधी हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वो अगर उनकी बातें उनके पक्ष में नहीं है तो वो उनके विरोध में जाएंगी। जब ये चीजें होंगी तो एक द्वंद्व आपस में यहां पर खड़ा होगा, और वही चीज पूरे इसमें देखने को मिल रही है। अब हो ये रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से जो आम समाज है, जो आम आदमी है, जो इन सारी चीजों को बहुत भीतर करीब से नहीं देख पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में लगा रहता है। वो जब देश को देख रहा है कि यार देश 2 भागों में बंट गया है, अच्छा लता जी कुछ कह रही हैं, सचिन कुछ कह रहा है, अब इन्होंने क्या कहा, अब ये किसान के पक्ष में है या नहीं है, और ये जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है, इसने जो एक मानसिक एक बौद्धिक विवाद जो पैदा किया है, तो ये एक राष्ट्र के रूप में जो भारत की संप्रभुता है, अगर जब अन्य राष्ट्र के लोग इसमें कुलदीप जी, क्योंकि समय ये ग्रेटा की बात करें तो उसका जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, वो एक अंतर्राष्ट्रीय इशू हो सकता है, लेकिन हमारे देश के सापेक्ष में किसानों का मुद्दा सिर्फ ये भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मुद्दे यहीं सुलझाए जाएंगे। अब इसमें एक ऐसा वैचारिक वो खड़ा किया जा रहा है एक तरीके से, जिससे समाज में लोगों में समाज में दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है, और कहीं ना कहीं एक 2 भागों में बांटने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारा समाज जागरूक है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा खास में एक विषय था कि टूल किट और सोशल मीडिया। वास्तव में अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो आम जन है उससे भी जागरूक होना चाहिए कि जो आपको दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, वास्तव में वो सही नहीं है। और अब समय है कि अभी भी आप लोग संभल जाइए। कहीं ना कहीं इस पूरे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वेब सीरीज हो, ये आने वाले समय में और भी घातक हो सकता है अगर इस पर आज अंकुश नहीं लगाया गया। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।